आप सभी को मेरा नमस्कार। धारिणी के 11वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कौटिल्य या चाणक्य के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा और उनके द्वारा एक बुक की रचना की गई थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसके बारे में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा। 6th क्लास की ही हिस्ट्री की बुक में हमें पता चल जाता है कि अर्थशास्त्र नामक बुक की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने या चाणक्य ने। तो आज का जो हमारा पर्पज़ है वीडियो का वो ये है, हम ये जानेंगे कि भाई आखिर अर्थशास्त्र क्यों लिखी चाणक्य ने, साथ ही साथ ये किन हालातों में लिखी गई थी। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र गवर्नेंस या राज्य व्यवस्था पर लिखी गई एक किताब है और शायद ये दुनिया की ऐसी एक इकलौती किताब है जो आज हजारों सालों बाद भी शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 ये एक हाई लेवल मीटिंग हुई, दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज की गई थी और इस मीटिंग में चर्चा हुई कि इंडिया के सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक पावर को साथ लेकर साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी से जुड़े हुए समाधान ढूंढने हैं और यहाँ अर्थशास्त्र में दी गई पॉलिसीज को यूज करने की बात की गई। हाल ही में हमारे सेना अध्यक्ष ने ये कहा कि वो एंशियंट टेक्स्ट जैसे कि महाभारत, अर्थशास्त्र, रामायण से मिलिट्री स्ट्रेटेजी के नए तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाता है कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं वो कितने एडवांस हैं। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो हमारे पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हमें मिलती है एक मैन्युस्क्रिप्ट से जो कि ताड़ के पत्ते पर लिखी हुई है और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये मैसूर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पाई गई थी 1905 में। मैसूर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मकसद था भारतीय इतिहास की जितनी पुरानी किताबें हैं उन्हें सुरक्षित करना और उनका इस्तेमाल इतिहास को जानने के लिए करना। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वो किताबें होती हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं, यानी वो प्रिंटेड कॉपी नहीं होती हैं। मगर बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर चाणक्य को अर्थशास्त्र की रचना क्यों करनी पड़ी, क्योंकि हमारे जो वेद हैं, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, वेदों में भी जो राज्य व्यवस्था है या गवर्नेंस के बारे में तो वहाँ पर भी जानकारी दी गई है, लेकिन वेदों में कर्म के आधार पर जानकारी दी गई है। वेदों में जो ज़्यादातर ज्ञान है वो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस पर आधारित है और यही बात राज्य व्यवस्था पर भी लागू होती है। वेदास ज़्यादातर इस बारे में बात करते हैं कि राजा का आचरण कैसा होना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाने चाहिए। वहीं अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र राजा के धर्म के बारे में तो बात करता ही है, साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि राजा को किन हालातों में कैसे फैसले लेने चाहिए, किस तरीके से फैसले लेने चाहिए। चाणक्य ने ये इसलिए भी लिखी होगी क्योंकि वो अपने पहले राजा यानी कि धनानंद के आचरण से बहुत ज़्यादा दुखी थे। अर्थशास्त्र धर्म और अर्थ यानी इकोनॉमी रिलेटेड दोनों ही बारे में हमें जानकारियाँ देता है, मगर अर्थशास्त्र की एक नोट करने लायक बात यह है कि अर्थशास्त्र में ह्यूमंस यानी इंसानों को भी वेल्थ माना गया है और इसीलिए जो चाणक्य हैं वो मानते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी स्टेट की है और स्टेट को इसके लिए कदम उठाने चाहिए ताकि आगे चलकर यही लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे और राष्ट्र की उन्नति में मदद करेंगे। तो जो ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं चाणक्य ने बहुत पहले सोच लिया था, जिसे हम आज मानते हैं कि शायद ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, पर कहीं ना कहीं ये अर्थशास्त्र में पहले से ही मेंशन है। चाणक्य का ये भी मानना था कि लोगों की भलाई के साथ साथ राज्य का ये भी कर्तव्य है कि राज्य के जो संसाधन हैं उनका भी ध्यान रखे और इसीलिए हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंड नीति के रूप में जाना जाता है। अब ये दंड नीति सिर्फ पनिशमेंट नहीं था बल्कि राज्य की दंड देने की क्षमता को ही दंड नीति या दंड कहा जाता था।
और यहीं से जन्म होता है इंडिया या पूरी दुनिया में पहले सिविल सर्वेंट्स का। और अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे सिविल सर्वेंट्स चुने जाते थे, क्या क्या उनके काम होते थे और किस प्रकार की उनकी ड्यूटी होती थी। ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियोस में भी हम अर्थशास्त्र पर ही डिटेल में चर्चा करेंगे।